नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। बोल मुंबई बोल का मकसद है उन मुंबईकरों की आवाज़ को उठाना जिनके साथ अक्सर अन्याय होता है, उनके खिलाफ साजिश रची जाती है। और आज कुछ चेहरे हम दिखाएंगे। ये गोकुल धाम का इलाका है, गोरेगांव ईस्ट में है। कुछ चेहरे हैं यहाँ पर। आज इनकी जो समस्याएं हैं वो हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी जिसका अपना हक होता है, अपनी ज़मीन होती है, अपना घर होता है, तो मालिकाना हक भी होता है। लेकिन आज कुछ ऐसी साजिश रची गई है इनके खिलाफ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई सिस्टम किसके लिए है। अगर आप अपनी ज़मीन के मालिक हैं और आपको उस हक से वंचित किया जा रहा है, तो जो तकलीफ़ होती है वो कोई और नहीं समझ सकता। और जो नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कानून के नाम पर, ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। अनिल दलवी साहब हैं, जो भूमिपुत्र हैं, आदिवासी हैं, और इनकी ज़मीन आर्य कॉलोनी में है। आर्य कॉलोनी को बसाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में ज़मीन को इन्होंने दान दिया, सरकार को दिया। लेकिन आज जो रिटर्न मिलना चाहिए था उससे बिल्कुल उल्टा इनके साथ हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन्होंने आखिर क्या पाया। अनिल जी, आपने किस तरह से अपनी समस्या को देखा और महसूस किया? मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, आदिवासी हूँ, वारली कास्ट से हूँ। और यहाँ मेरे पुरखों से मेरी ज़मीन है। मेरे यहाँ दादा परदादा खेती बाड़ी करते थे। आर्य कॉलोनी के एक्विशन हुई मेरी ज़मीन, हाईवे के अंदर गई, सिवा के अंदर गई, उसका मुझे कोई भी मुआवजा नहीं मिला। और आज जो 25 गुंठा ज़मीन बची है वो मैं कलेक्टर के आदेश से और कमिश्नर के आदेश से तहसीलदार ने खरीदी करके 1/4/57 के साल से पेनल्टी के साथ मेरे से पैसा लेके गया। बाकायदा मेरा 7/12 के ऊपर नाम चढ़ाया गया। उसके ऊपर आदिवासी का महाराष्ट्र ज़मीन महसूल अधिनियम 1966 का 36 कलम लगाया गया। उसके बावजूद आर्य कॉलोनी वाले मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। उस ज़मीन में मुझे घुसने नहीं देते। उसको ज़बरदस्ती 2016 में उसको बाउंड्री लगाया गया। उन्होंने बाउंड्री मारा और मेरे ऊपर ही उन लोग ट्रेसपासर की जो इंक्रोजर की सब सेक्शन धाराएं लगाते हैं। तो ये सब मुझे गलत लगता है कि मैंने उनको ज़मीन दिया। मुंबई के विकास में हमारा योगदान है कि आदिवासी ने अपनी ज़मीन दी है, तो उल्टा उसी को तकलीफ़ इन लोग देते हैं। ये क्या चल रहा है इसके अंदर? पुलिस की और यहाँ के जो रूलिंग पार्टी के जो विधायक है, उन सब मिली भगत उनकी चल रही है। एक गरीब को कैसे तकलीफ़ देना, ये इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आपने जब देखा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो सबसे पहले आपने किससे शिकायत की? देखिए, ज़मीन का मालिक तो ऐसे बोला जाता है कि कलेक्टर के परवानगी के बिना 7/12 के ऊपर क्लियर कट ऐसे रिमार्क्स लिखा गया है कि कलेक्टर के परवानगी के बिना, परमिशन के बिना इसका दान घान खरीदी खत कुछ भी करना नहीं। जब मैं उस ज़मीन पे खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो और मेरे जगह पे दूसरे लोग उसके अंदर बोर्ड लगाना, उनका मालिकाना हक दिखाना, मुझे वहाँ से धमकाना, उस जगह के अंदर जाने नहीं देना, मेरे जगह को बाउंड्री वाल डालना, ये कौन से कानून के तहत बढ़ता है? इन लोग कानून के कलेक्टर से परमिशन ली है क्या? मुझे कुछ भी बात करना हो तो कलेक्टर से परमिशन लेने का, ऐसे से उसके ऊपर स्पष्ट लिखा है। और बाकी के लोगों को उसके ऊपर परमिशन की ज़रूरत नहीं। ये तो सरासर अन्याय है। ज़मीन इनकी है, लेकिन हक कोई और जताना चाह रहा है। जाहिर तौर पर एक कुंठा, एक नाराज़गी सिस्टम को लेकर एक मन में स्वाभाविक सी बात है उत्पन्न होना। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम कमलेश हाथी है। मैं अनिल दलवी जी के साथ हमारी जो मुंबई आदिवासी संस्था है उनके साथ सहकार्य में मैं इनके साथ हमेशा रहता हूं। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं उनके साथ नहीं था। वरना हम एज ए कार्यकर्ता उस बात को, हम लोग तो इतने ज़्यादा सक्षम भी नहीं है कि हम पुलिस और सरकार या उनके कोई नुमाइंदे हैं या विधायक हैं उनके खिलाफ़ कोई जाए। लेकिन हम लोग हमेशा से सहकार करते आए हैं। सरकार को हमेशा से, चाहे वो प्रशासन हो, आर्य दूध कॉलोनी हो या डेवलपमेंट के नाम पे हो, हम लोग हमेशा से सरकार को हमारी ज़मीनें देते आए। लेकिन एक पैसा आज तक मुआवजा नहीं। सरकार ये जो मिली भगत चल रही है, ये सिर्फ वहाँ के आज आप देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर जितनी ज़मीनें हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट में सरकार को केवल ज़मीन हथियाने के बाद बड़े बड़े बिल्डर लोग जो बड़ा टावर खड़ा कर रहे हैं, वो केवल पैसे का लेन देन का ही सब मामला है ये। इसके लिए वो हमेशा हम जैसे गरीब आदिवासियों को और जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं उनको हमेशा सताना, ये यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकारी मिली भगत
के साथ में ही है ये सब चल रहा है। तो हम लोग हमेशा सहकार्य करने के बावजूद भी हमारे पे झूठे झूठे केस लिए जाते हैं। इनके ऊपर जो शनिवार को जो केस लिया गया वो तो उनके पास कोई लिखित आदेश भी नहीं थे, न सरकारी आदेश थे न आरए के आदेश थे, फिर भी पुलिस ने उनको अच्छा खासा सपोर्ट किया और हमारे बंधु को जेल में ठूस दिया। जबकि एक मिनट आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रावधान में बगैर कलेक्टर की अनुमति के आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। उसके बावजूद पुलिस ने जिस आधार पर गिरफ्तार किया इनको, ऐसे में समझा जा सकता है कि कई सवाल पैदा होते हैं। आप इस तरह को, इस सिस्टम को कैसे देखते हैं जब ऑर्डर नहीं है कलेक्टर का? नहीं सर, सिस्टम को देखने की क्या, हम लोग तो हमेशा सिस्टम में रह के हम लोग हमेशा सरकार की जो मदद करते हैं वो कानून के दायरे में रह के करते हैं। लेकिन जब कानून के ही रखवाले हम जैसों पे अगर बिना आदेश या बिना कोई लिखा पढ़ी के अगर हम पे ऊपर, तो हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग तो वो उनको पता ही चल चुका है कि ये लोग कमज़ोर लोग हैं, इनको हर तरह से दबाया जा सकता है, ये उन्होंने मान के ही चला है। इसके लिए कोई लिखित आदेश न होने के बावजूद भी हमारे जेठा दलवी जी को उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर बिना लॉकअप में और इनके ऊपर हवालात के अंदर भी जबरन किया गया। इसके लिए वो एफआईआर पे उनको साइन करवाने के लिए भी उनको काफ़ी दबाव डाल गया। उनके साथ दो उनकी सहकारी जो ज़मीन पे जो स्वच्छता का काम करती हैं, जैसे वहाँ पे झाड़ वगैरह है तो वहाँ पे स्वच्छता का, उनको भी बिना वजह वो रोज़नदारी पे है, 100-200 रुपया रोज़ करके ये करती है। उनको लॉकअप क्या चीज़ है वो तो पता नहीं, लेकिन पुलिस की वजह से और जो प्रशासन की वजह से उनको आज हवालात क्या चीज़ होती है उनको बेचारियों को वो भुगतना पड़ा, वो चीज़ जो चीज़ बहुत गलत है। ये हमारा कहना है। इन महिलाओं को देखिए, इनकी एक जिम्मेदारी है, इनकी एक ड्यूटी है, वो सिर्फ ड्यूटी निभाने गई थी, लेकिन इनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, ऐसे में जाहिर है इनके मन में काफ़ी सवाल होंगे। आप बताइए, आपको क्या तकलीफ हुई? हमको तकलीफ क्या है, सेठ हम लोग को जगह पे बिठाया, जगह झाड़ू मारने के लिए, साफ सफाई के लिए, तो हम लोग हमला किया। वो लोग वो पार्टी गाड़े थे, क्यों गाड़ रहा बोला, धक्का मार के निकाला, तो हम लोग को गाड़ी में बिठा के फिर से वो लोग पार्टी गाड़ दिया। यही है क्या नाम? अपना नाम बताइए। नाम कमला बाई। आप अपना नाम बताइए। सुशीला भाई। सुशीला जी, आपने किस तरह से देखा कि क्या हुआ आप लोगों के साथ? वही साहब, हम लोग क्या बोला, वो पार्टी गाड़ने के लिए ज़रूरी किया, तभी हम लोग बोला मत गाड़ो, हमारा सेठ लोग आने तक हम लोग को रिकॉली करने के लिए जगह दिया, तो तुम लोग गाड़ो मत, हमारा सेठ आ रहा है। वो बोलता है नहीं, ज़बरदस्ती किया, हम आर्या का हम लोग पुलिस लोग है, हम लोग डाल के ही जाएगा, तुम्हारा सेठ रहेगा कुतरेगा हम लोग नहीं जानता है, तुम लोग बैठो, तुम लोग रोजीदारी है ना, तुम लोग रोजी पे बैठो, हम लोग तुम लोग को कुछ बोल रहा है क्या करके लेडीज़ लगा दिया। लेडीज़ लगा, हम लोग बोला, हम लोग को गाड़ी में कर दिया, हम लोग दोनों पार्टी उकड़ के रख दिया था, हमारा कहना है। तो वो क्या बोला, बाद में पुलिस आके हम लोग को सेठ को हम लोग को जाके अंदर किया गाड़ी में, बाद में वो लोग पार्टी गाड़ा है। यही कहनी हमारा है, सेठ का हम हक वो लोग को मिलना चाहिए करके हम लोग ज़्यादागिरी किया, यही बात है हमारा। आप अपना नाम बताइए। सुरेखा धर्मावगत। आप क्या कहेंगी जिस तरह से इन लोगों के साथ हुआ, आप लोगों के साथ हुआ? हमारे पहले भी बोर्ड लगाया हुआ था, तो उन्होंने जबर से बोर्ड निकाल दिया, कंपाउंड डालता कंपाउंड भी निकाल दिया। अभी उस दिन में हमारे भाई को जबर से गाड़ी में बैठा है, बाद में उन लोग को बोर्ड लगा दिया। आप क्या चाहती हैं अब? हमारा हमको मिलना चाहिए। चलिए, आप अपना नाम बताइए मैडम। शैला दलवी। हाँ, आपने किस तरह से महसूस किया एक औरत होने के नाते? हमारा हक बिल्कुल मिलना चाहिए, हम आदिवासी है बिल्कुल। अगली बार भी वो लोग आए थे, जबरन हमारे बोर्ड निकाल डाले, हमारी बाउंड्री भी तोड़ डाली पहली बार, और दूसरी बात आके हर बार हमको ही धमकाते हैं। ये क्या कौन सा कानून है? तो हमारा हक मिलना चाहिए, बस यही। मुख्यमंत्री जी, आप इनकी फरियाद ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये भूमिपुत्र हैं, आदिवासी हैं, और आदिवासी की ज़मीन बगैर इनकी परमिशन के कोई ले नहीं सकता। लेकिन आज अपनी ही ज़मीन के लिए इनको जो जिन समस्या का सामना करना पड़ा है, इन महिलाओं की बात आपने सुनी, ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई इनके साथ जो भी हो रहा है वो सही तो नहीं हो रहा है। हम कोई न्यायपालिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, ना ही हम विधायिका हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है बतौर मीडिया कर्मी, इनकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और हम चाहेंगे कि वाकई सिस्टम के जो भी जिम्मेदार लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बारे में ज़रूर सोचें कि इस व्यक्ति की क्या गलती है, और वाकई इनके पास जो भी पुरावे हैं उससे जाहिर होता है कि इनको बिल्कुल इनका हक मिलना चाहिए। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अभी हम उनके ऊपर उल्टा केस डालेंगे कि हमको बार बार इन लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, जबकि मेरे पास 7/12 है, एम सर्टिफिकेट बना के दिया है सरकार ने, 6/12 है, इंडेक्स 2 बना के दिया है,
मेरे पास बाकायदा पैसा भरा के रसीद है, और क्या इनको पुरावा चाहिए कि मैं उसका मालिक हूँ? ये मुझे समझ में नहीं आता। हर बार हमें कोर्ट में जाओ, जब मुंबई की ज़मीनों को ऐसे आदिवासी के पास से निकाल के लेते हैं ना कि थोड़ा सा बच्चा पढ़ा लिखा तो उसको अन्याय मालूम हुआ तो उसको कभी भी फ़ोन करो तो बोलता है मैं कलेक्टर के पास ऑफिस में हूँ, मैं मामलेदार के ऑफिस में हूँ, मैं पुलिस स्टेशन हूँ, मैं हाई कोर्ट हूँ, मैं सिटी सिविल कोर्ट। क्या यहाँ के आदिवासी के जो बच्चे पढ़ते हैं ये कोर्ट कचहरी करने के लिए, एक तो उनका रोज़गार करने, काम धंधा करने को उनको मिलता नहीं, और जो जेब में पैसे वो भी सब कोर्ट कचहरी पुलिस इनको देवे, तो इन लोग जिए कैसे? क्या इनका जीवन नरक बन के रहेगा? सुबह उठो तो खंधे में झोला लगाकर उसके अंदर कागज दबाकर बस पुलिस स्टेशन भागो, तहसीलदार भागो, हाई कोर्ट भागो, सिटी सिविल कोर्ट भागो, बस यही चलते रहता है। यही ज़िंदगी यहाँ की बन के रही है मुंबई की सबअर्बन की। जो इसका साइड इफेक्ट तो बहुत हुआ होगा। अगर नुकसान की हम बात करें तो आपने क्या महसूस किया, कितना नुकसान हुआ होगा? ये नुकसान तो देखिए, आदिवासियों का तो नुकसान हमेशा से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो नुकसान तो उसकी रोज़ाना ज़िंदगी पे पड़ रहा है। एक तो वो महा मुश्किल से अपने फैमिली को किस तरह से उसका पालन पोषण कर रहा है वो खुद ही जानता है। उसमें से ये सारे मसले, मतलब उसकी लड़ाई जो है ये पूरे सिस्टम के साथ है, ये बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। जब भी वो सिस्टम के साथ लड़ना चाहता है तो उनके ऊपर जो बड़ी ताकतें हैं उनको सबको हमेशा दबाने की ही फिरात में रहती है। वो कहीं जाके वो अगर कानून का सहारा लेता है तो कानून इनकी है, पुलिस उनकी है, बाकी के जो प्रशासन शासन के अधिकारी ये सभी लोग उनके फेवर में कभी बात नहीं करते। हमेशा आदिवासियों को हर एक चीज़ों से दबाया जाता है। तो वो अपना जीवन कैसे जिए, ये आज मुंबई सबअर्बन और जैसे भी जितने भी मुंबई में जो 3.5 लाख आदिवासी की यहाँ पे जितनी जनसंख्या है, वो जनसंख्या में कुछ पढ़े लिखे हैं, काफ़ी सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये लोग मेहनतू हैं। ऐसा आपको आदिवासी बहुत कम दिखेगा जो चोरी चकारी करता है। वो आदिवासी हमेशा मेहनत करके ही अपना गुजारा और उसके परिवार का गुजारा करने की उसकी हमेशा से कोशिश रहती है, और वो कोशिश के अंदर वो कहीं जाके कुछ हद तक कामयाब होने की कोशिश करता है। तो ये जो सब बड़ी ताकतें हैं वो उनको हमेशा दबाने के चक्कर में रहती है। आज उनके ऊपर झूठे केसेस करके उनको हमेशा जेल में ठूस दिया जाता है, और वो ये सब मसलों में से निकलेगा नहीं, और निकलेगा भी कैसे? निकलेगा नहीं तो उसकी प्रगति होने वाली नहीं है। तो आज उसकी प्रगति को जानबूझ के शासन और बाकी के सरकारी नुमाइंदे उनकी प्रगति को रोक रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो हम हमेशा यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम आपको हमारी ज़मीनें दे के हम आपको कोऑपरेट करते हैं, वैसे हमारी ज़मीनों का भी मुआवजा प्रॉपरली मिलना चाहिए। जैसे प्रशासनिक तौर पे जो मुआवजा सरकार की ओर से होना चाहिए, अगर बाज़ार भाव से उसकी बाज़ार मूल्य के हिसाब से उसकी ज़मीन का मुआवजा रुपये में दो, चाहे ज़मीन के बदले ज़मीन दो, या उनको नौकरियां दो, या कैसे भी करके आप उनको, ये सब कुछ न करते हुए हमेशा उनकी सिर्फ ज़मीनों पे आप अपनी नज़र रखते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सरकार से ये हमारी दरख्वास्त है कि बाबा आप कम से कम इनको ज़मीन का मुआवजा अच्छी तरह से दो। डेवलपमेंट के लिए हम लोग ने कभी ना बोला नहीं है कि ये डेवलप कभी नहीं होना चाहिए। विकास की बात जो हो रही है, सबका साथ सबका विकास देने की बात सरकार करती है, ये नारा भी है, लेकिन फिलहाल इनके पास जो विकल्प है वो इनको नहीं मिल पा रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वाकई और जो परेशानियां हैं और जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं इस घटना के बाद, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं,
मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ बोल मुंबई बोल। आज हम गोकुल धाम इलाके में हैं जो गोरेगांव ईस्ट में पड़ता है और एक आदिवासी की अपनी ज़मीन उससे छीन ली गई है और यही कारण है कि आज इनके घर में एक जो सुख का कतरा होना चाहिए वो दुख ने अपने आप को वहाँ पर रख दिया है। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार ने हमेशा बोला है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। इस नारे को कैसे देखते हैं आप? सबका साथ सबका विकास, ये घोषणा तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तो कहीं लोगों का ही विकास हो रहा है। अब यहाँ पूरा दिंडोसी जो इलाका है, यहाँ सब आदिवासी लोगों की ज़मीनें थी। यहाँ बड़ी बड़ी स्काई स्क्वायर बिल्डिंगें बन रही 50-50 माले की। तो यहाँ के आदिवासी कहाँ गए जब उनके ज़मीन के ऊपर 4-4, 5-5 करोड़ के फ्लैट बन के उसके अंदर सब पब्लिक रह रहे और वहाँ के आदिवासी फुटपाथ पे रहने के या झुग्गी में रहने के लिए मजबूर है। ये कैसे हो रहा? तो उनका हक का जो पैसा था या उनके जो कुछ उनको घर मिलना चाहिए बाकायदा, वो कहाँ गए? आज इतनी बड़ी आर्य कॉलोनी, नेशनल पार्क, ये हमला ऐसे इतने डेवलप हो गए जैसे MIDC, फिल्म सिटी, तो इनका ये सब ज़मीनें आदिवासियों की थी, तो उनको क्या क्या मिला इसका तो गवर्नमेंट ने सर्वे करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगानी चाहिए कि आदिवासी लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं, कि बाहर से आके लोगों का विकास हो रहा है तो यहाँ के आदिवासी लोगों का क्यों विकास नहीं हो रहा है? इसकी सरकार ने कभी समझ में ली क्या? इसका तो सोचना चाहिए। जहाँ के भूमिपुत्र जो मूल मालिक है वो आज झुग्गी में रह रहे और बाहर के सब लोगों का विकास हो रहा है, खाली आदिवासी का विकास नहीं हो रहा है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग SRA में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें उनको निकाल कर उनको SRA में ठूस दिया गया है। चलिए पहले हम आपको कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा जो इलाका है, शेट्टी साहब आप अपने कैमरा को घुमाकर पूरे पैन करके दिखाइए कि डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी हुआ है आप अपने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में हम विकास की बात को समझते हैं, सरकार की मदद करने की भी बात समझते हैं, लेकिन एक शख्स जिसकी अपनी ज़मीन है उसको उससे वंचित कर दिया गया है, उसके अधिकार को नहीं दिया जा रहा है और उल्टा इनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इनके अनुसार सरकार ने कभी भी इनको समझने की कोशिश क्यों नहीं की? जाहिर तौर पर एक आदिवासी मूल का जो व्यक्ति होता है उसका अपना एक अलग अधिकार होता है, उसकी ज़मीन को कोई भी छीन नहीं सकता, कोई हड़प नहीं सकता। उसके बावजूद आज अपनी ज़मीन के लिए इनको परेशान होना पड़ा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, जनप्रतिनिधियों के पास अगर आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, जनप्रतिनिधि ये वोट के मालिक होते हैं, वो देखते हैं कि इसके पीछे कितने आदमी, कितने मुझे वोट मिल सकते हैं। अगर सही गलत वो नहीं देखते, वो देखते इसके पीछे कितना वोट है तो उस आदमी को उन लोग सपोर्ट करेंगे। और मेरा तो ऐसा कहना है कि आदिवासी लोग के सरकार इतना खर्चा जब कर रहा है तो उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? जब आदिवासी के लिए इतना खर्चा होता है तो उनका कहीं तो विकास होना चाहिए। पुलिस लोग को भी ऐसा उन लोग को जेल में ठूसने का, उनके ऊपर गलत धाराएं लगाने का ये अधिकार नहीं है। उन लोग को आदिवासी अधिकारी का परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जब एक आदमी उसका करता धरता जब रहेगा, वो जेल में जाएगा तो उसका पूरा खानदान नष्ट हो सकता है। इसलिए सरकार ने ये ऐसा कानून बनाया, लेकिन उस कानून के ऊपर कोई गौर नहीं करता, तो इससे हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। निराशा और हताशा आती है क्या मन में? जी, हमेशा से आती है, क्योंकि जब ज़मीन के मामलों में ये बड़े बड़े बिल्डर लोगों, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियां, जितनी भी मुंबई में डेवलपमेंट के नाम पे हमारी ज़मीनें ली गई है, चाहे SRA तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज के तौर में। जैसे SRA में भाई तुम तो 95, तुम तो झुग्गी झोपड़ी वाला है तुम्हारा घर, सीधा तोड़ देते हैं। 70, 80 साल पुराना हमारा जितना जूना घर होता है, जिसको कानून के भाषा में डिवेलिंग हाउस कहते हैं, और डिवेलिंग हाउस यानी
खेती को लग के जो घर होता है वो डिवेलिंग हाउस, जैसे उसने खेती किया, थोड़ा आराम करने के लिए तुरंत वो घर में गया, तो वो क्या SRA स्कीम जो है वो 95 की स्कीम है। तो हमारे घर को उन्होंने झोपड़ा बता दिया। घर और झोपड़ा, झुग्गी झोपड़ी और घर, इनको सरकार कुछ समझ ही नहीं रही है, या तो सरकार समझाना नहीं चाहती है कि झुग्गी झोपड़ी और घर क्या कहते हैं। हम लोग रहते हैं वो घर है, और जो योजना को कार्यान्वित है वो योजना SRA के नाम पे 95 की वो स्कीम बताए, और हमारा घर 95 और 2000 साल का बता के हमारा घर भी छीन लिया जाता है और वो ज़मीन भी छीन ली जाती है। तो हमेशा से हम लोग की तो ये दुखद कहानी ही है कि MMRDA है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे गार्डन के नाम पे ज़मीन ली, नगर पालिका है तो गार्डन के नाम पे ले लेती है, हॉस्पिटल के नाम पे ले लेती है ज़मीन, स्कूल के नाम पे ले लेती है, अगर SRA स्कीम है तो डेवलपमेंट के नाम पे ले लेती है, MMRDA है तो रोड के नाम पे ले लेती है, और दूसरी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सब हम, मतलब कहने का ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़मीनों पे ही इनको इंटरेस्ट है, बाकी हमारे विकास, हमारी दूसरी मूलभूत सुविधाएं, हमारे मूलभूत अधिकार, हमारी प्रगति की ओर इनको सिर्फ देखना नहीं है, इनको सिर्फ देखना है वो सिर्फ हमारी ज़मीन पे ही इनको जो देखना है वो देख रहे। और आज सरकार यही कर रही है, और दूसरे भी सरकारी अधिकारी और विधायक भी, और सांसद हो, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, ये लोग कोई विकास के नाम पे सिर्फ हमारी ज़मीन ही ले रहे हैं, न किसी आदिवासी का पर्टिकुलर किसी एक फैमिली का ये लोग कोई विकास नहीं कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है जनप्रतिनिधियों पर और सरकार से जुड़े लोगों पर। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी प्रतिक्रिया इस संदर्भ में लेने की कोशिश की जाए, और वाकई दूध का दूध और पानी का पानी की जो बात की जाती है उसको रखा जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल कि एक आदिवासी को आज अपने हक के लिए परेशान होना जो पड़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है और जिम्मेदार कौन है। युवाओं की बात हो जाती है, सबसे ज़्यादा युवा इस देश में है, 65% युवा इंडिया में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे जवान देश है। कुछ युवा है हमारे साथ। जब आपको पता, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य दलवी है। आदित्य, आपने जब देखा, सुना, महसूस किया कि ऐसा हो रहा है, तब आप युवा हैं, क्या सोचा आपने? देखिए, जब भी हमारे ज़मीन पे जब बोर्ड लगाने की कोशिश की गई, तभी हमारे पिताजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तभी पुलिस ने कोई हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि हम पे ही अपने कायदे लगा के हमारे पिताजी को अंदर कर दिया गया। बल्कि ये बहुत गलत हुआ। जब भी उनसे FIR की कॉपी भी मांगने गई, तभी पुलिस वाले हमारा बिल्कुल साथ नहीं देते, जबकि हम कुछ भी करें उनका साथ देते हैं। जबकि CEO है, जो भी है, कभी फ़ोन नहीं उठाते, बहुत तकलीफ़ होती है। एक युवा जब दुख महसूस करता है तो समझा जा सकता है कि उसका जो भविष्य है आने वाला, उसको लेकर उसके मन में दुविधा भी हो सकती है। एक बार फिर हम जी, अरे प्रशासन, अनिल दलवी को उनका हक मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, ये हक की बात है और इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। एक बार महिलाओं के पास फिर से चलते हैं और जानते हैं कि वाकई सुरक्षा की बात जब की जाती है महिलाओं के संदर्भ में, तब इनके मन में क्या चलता है। अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ जो सुरक्षा होनी चाहिए, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं जिस जमीन पे आप काम करती हैं? हाँ, काम करते हैं, हमको रोज मिलता है, रोजगारी पे झाड़ू मारते हैं। सुरक्षा की बात, जिस तरह से आपको सुरक्षा, आप सुरक्षित हैं वहाँ पे? डर लगता है वहाँ पे? हाँ, डर लगता है वो लोग को देख के। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं वहाँ पे? ठीक है, ठीक। डर लगता है आपको, लोग दम नहीं देते आपको धमकी तो दम देता है, आप धमकी देते हैं वो लोग? धमकी देता है वो आर्या वाला में आके हम लोग को पुलिस लोग दम देता है, तुम लोग क्यों करता है, तुम लोग क्यों बैठता है इधर, ऐसा करके बोलता है। हम लोग को बोला हम लोग झाड़ू मारू, कचरा रहेगा ना, झाड़ू मारने के लिए हम लोग को रखा है, ऐसा करके वॉचमैन। आप कैसे देखते हैं सुरक्षा को लेकर, अगर महिलाओं की बात करते हैं? डर लगता है, पुलिस लोग आते हैं, हम लोग को धमकाते हैं, उन लोग आदमी लोग सब। आप क्या कहेंगे मैडम? बिल्कुल, हर बार वही आते हैं, हमको धमकाते हैं, बिल्कुल सुरक्षा के बिल्कुल नहीं है। हमारी ज़मीनों के हमारे ही धमकाते हैं। अपनी ज़मीन पर भी ये नहीं जा सकते क्योंकि इनको धमकी दी जाती है, और जाहिर तौर पर जब इस तरह का माहौल बनता है तो असुरक्षित भावना हो ही जाती है इंसान की। अगर हम इन समस्याओं को देखें, असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, उस संदर्भ में कभी आप लोगों ने कोशिश की कि महिलाओं को तो बख्शो? उनको 10 बार पुलिस वाले, देखो आप, मुझे बोलने की, अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरी मतलब बम्बई जानते हैं, यहाँ की जब पब्लिक जानते हैं कि पुलिस लोग का कार्य किस ढंग से होता है। कि पुलिस में अच्छे 1-2 दिखाई देते, बाकी तो सब लोग जानते हैं कि सिस्टम यहाँ का। आपको कुछ लोग सपोर्ट भी करें, कांवरिया सेना भी उसमें
हाँ, कांवरिया उसको सेना। कैसे देखते हैं? वाकई सपोर्ट से कितना बल मिलेगा आपको? अच्छा, कांवरिया सेना के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और ये मुझे न्याय दिला सकते हैं और ये दिल्ली तक मेरी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, ये मेरे को विश्वास है। और टीम जो मिश्रा जो है वो बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में उन लोग अभी उनकी एक्टिविटीज़ चल रही है और मुझे ज़रूर न्याय दिलाएंगे, ऐसी मैं पूरी आशा करता हूँ। चलिए, आपको अब लगता है कि आपकी जो लड़ाई चल रही है उसमें कुछ नए स्टेप्स उठाने पड़े, नया विकल्प ढूंढना चाहिए कि तरीका ऐसा बदले कि सरकार समझे, या फिर उसी ढर्रे पे आप चलेंगे? नहीं, सरकार से मुझे कभी भी सहयोग नहीं मिला। यहाँ तो हम लोग देखते हैं सरकार बोलते हैं कि स्वच्छता अभियान चलाओ, तो हम लोग तो देखते हैं कि मुंबई के अंदर आदिवासी को हक ही स्वच्छ किए दे जा रहे हैं। ये बहुत अलग से ये सब चला रहे हैं इन लोग। ये बड़ी अच्छी बात है, गंभीर बात है कि स्वच्छ भारत की बात की जाती है, स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, लेकिन इनका कहना है कि इनकी जो समस्याएं हैं उसको स्वच्छ किया जा रहा है, यानी उससे मुंह मोड़ने की कोशिश की जा रही है सिस्टम की तरफ से। अभी आप बताइए, सिस्टम के ऊपर जब इस तरह का इमेज बनती है युवाओं के मन में, तब उसको किस तरह से आप समझाना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, युवाओं इनके मन में तो कुछ निगेटिव आ रहा है ना सब कुछ। नहीं, हम लोग का युवाओं को नेगेटिव आ रहा है, इसके पीछे का कारण तो सरकार है ही है, लेकिन हम लोग हमारी ओर से काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं कि बाबा हमको तो कानून के दायरे में रह के जो कुछ करना है वो करना है। उसके लिए हमारी शिक्षण प्रणाली हो, आप पहले सब चीज़ का पहले अशिक्षित मत रहो, हमेशा शिक्षित बनने की कोशिश करो और शिक्षित बनने के बाद आप लोग किस ढंग से कानून से लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी जीत होनी ही होनी है। लेकिन सरकार का इसमें अहम रोल आ जाएगा कि इन जो युवाओं को है वो हमेशा एक आदिवासियों को एकदम तुच्छ भावना से न देखते हुए इनको अपने समान अधिकार के तौर पे देखे, ताकि इन युवाओं में जो सरकार के खिलाफ जो हीनता की भावना है वो भावना निकल जाए और सरकार की ओर से इनका रवैया जो है वो पॉजिटिव हमेशा बना रहे। ये मेरा कहना है। आपको लगता है कि वाकई आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, जो सरकार तक आपकी बात जानी चाहिए? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जब भी कुछ भी तकलीफ हो, जब उसकी कंप्लेंट की जाती है जिसे भी, तो पूरा सहकार्य किया जाए, उसे दुर्लक्षित ना किया जाए बिल्कुल भी। तो कुल मिलाकर एक आम आदमी का जो सवाल होता है वो सवाल तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन ऐसे में इनकी समस्याओं को जिस तरह से समझने की कोशिश नहीं की जा रही, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका जो दर्द है वो सिर्फ यही है कि इनकी ज़मीन जो है इनके पास नहीं है और हर कोई चाहता है कि उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो पूंजी है वो उसको मिले। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके साथ जो भी किया गया है सिस्टम की तरफ से, ऐसे में इनका विश्वास डगमगा गया है। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उन तमाम जन प्रतिनिधियों के पास जाएंगे और इस मामले में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इनके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक तरफा खबर दिखाएं। एक तरफा खबर दिखाना मतलब है कि कहीं ना कहीं से उसमें भी साजिश हो सकती है। लेकिन हमारा साफ साफ मानना है कि इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, इनकी जो भी तकलीफ है, उसके बारे में जो जिम्मेदार लोग हैं वो जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, अगला कदम क्या होगा आपका? हम तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा दुनिया में कहीं भी दूसरा कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसके बिना हम लोग जी नहीं सकेंगे। तो हम तो इसका मरने दम तक लड़ाई इसका लड़ा देंगे। और हमने थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हमने एक स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट का देखा था। उसके अंदर एक ज्ञान सुधा मिश्रा जी और मार्कंडेय काटू जी ने एक ऑर्डर लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने ऐसा स्पष्ट क्लियर कट लिखा है कि आदिवासी लोग के ऊपर कितना भी अन्याय होते फिर भी वो अपनी ईमानदारी छोड़ते नहीं। तो ये समाज ने उन लोग से पास से सीख लेना चाहिए और अब तो उनके ऊपर का अन्याय होना नहीं चाहिए, ऐसा क्लियर कट लिखा है। फिर भी ये रुक नहीं रहा है। कई लोग अच्छे भी है समाज के अंदर, उन लोग अपील कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज हैं, उन्होंने ऐसा इतना अच्छा लिखा है। तो हमें आशा भी ऐसी लगती है कभी कि कभी ना कभी समाज में सुधरने क्या है कि आदिवासी इन लोग भी इंसान है, जानवर नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे तरह ये भी एक जीव है, इनको भी हक का पूरा अधिकार है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का तो हक है ही, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अगर कुछ सरकार से मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस बारे में गंभीर होना चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही। अगर आपके इलाके में भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके पास आएंगे और आपकी आवाज़, आपकी समस्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।